हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी क्वेस्ट। आइए आज हम लोग देखते हैं 24, 25 और 26 नवंबर का करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं पहले न्यूज के साथ कि जेनेरिक ड्रग फॉर 4 रेयर डिजीज मेड अवेलेबल इन इंडिया। 4 रेयर डिजीज के लिए अभी जेनेरिक मेडिसिन अवेलेबल करवाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये 4 डिजीज कौन कौन से हैं जिसके लिए जेनेरिक ड्रग अवेलेबल करवाया गया है। तो ये है क्या, विल्सन डिजीज, इसके अलावा ड्राइवेट सिंड्रोम, गॉसर डिजीज, और इसके अलावा एक और है टायरोसिनेमिया। तो ये 4 ऐसे रेयर डिजीज हैं जिसके लिए अभी जेनरिक मेडिसिन अवेलेबल करवाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जेनरिक मेडिसिन होता क्या है। जेनरिक मेडिसिन नॉन ब्रांडेड मेडिसिन होता है, नॉन ब्रांडेड मेडिसिन होता है। देखिए, कभी भी कोई मेडिसिन बनाना हो तो उसका फॉर्मूला कोई पेटेंट करवाता है। तो ये पेटेंट कितने दिन के लिए करवाता है? कोई भी 20 ईयर के लिए। 20 साल बाद ये फॉर्मूला आ जाता है कहाँ? पब्लिक डोमेन में। पब्लिक डोमेन में मतलब कि अब ये मेडिसिन इस फॉर्मूला को यूज करके कोई भी कंपनी बना सकती है। तो जो जेनरिक मेडिसिन होते हैं ऐसे ही फॉर्मूलाज को यूज करके जेनरिक मेडिसिन प्रोड्यूस करते हैं। तो इन मेडिसिन का मतलब जेनरिक मेडिसिन का जो कॉस्ट आता है वो कम से कम 50% लेस और मैक्सिमम अप टू 80% जो ब्रांडेड मेडिसिन होते हैं उससे कम होता है। मतलब कि ये काफी सस्ता ड्रग है जो कि अवेलेबल है अभी इंडिया में। कितने बीमारियों के लिए? तो 4 बीमारियों के लिए। अब देखते हैं रेयर रेयर डिजीज क्या होता है। देखिए, रेयर डिजीज ऐसे डिजीज है जिनका इलाज काफी एक तो महंगा है, मतलब कि कॉस्टली इलाज होता है, और साथ साथ ये एक तरह का जेनेटिक डिजीज है। जेनेटिक 80% ऑफ रेयर डिजीज आर जेनेटिक डिजीज। इसके साथ साथ ये काफी कम लोगों में पाया जाता है, रेयर फाउंड पाया जाता है काफी पूरे पॉपुलेशन में, मतलब फाउंड इन वेरी लेस पॉपुलेशन। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेयर डिजीज। अभी कितने रेयर डिजीज को किया गया है इन लिस्ट इंडिया के अंदर में? तो ये है टोटल, यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये 18 डिजीज ऐसे हैं जो रेयर डिजीज के लिस्ट में आते हैं। अभी क्या हुआ कि 4 डिजीज के लिए जेनरिक मेडिसिन अवेलेबल करवाया गया। तो इन 4 डिजीज के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि ये 4 डिजीज क्या है और इसके लक्षण वगैरह क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज में क्या होता है कि कॉपर एक्यूमुलेट हो जाता है बॉडी में। एक्यूमुलेशन ऑफ कॉपर हो जाता है अपने बॉडी में। देखिए, बॉडी को हर तरह के मिनरल्स चाहिए होते हैं एक बॉडी को सही से ऑपरेट करने के लिए, मतलब हेल्दी पर्सन को। तो क्या होता है कि अगर कॉपर हमारे बॉडी में जाए तो बाय प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ये एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बॉडी के द्वारा, और उसको यूज किया जाता है ग्रोथ में और अदर्स वर्किंग ऑफ बॉडी में। लेकिन अगर कोई विल्सन डिजीज से अगर कोई ग्रसित है तो उसमें क्या होता है कि इस कॉपर का डिपोजिशन सही से नहीं हो पाता है। जो और ये कॉपर जाकर कहाँ डिपॉजिट हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है? ब्रेन में, इसके अलावा लीवर में, किडनी में, इन सब जगहों पे ये जाकर के एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसके कारण ये लगभग लगभग एक इंसान को पैरालाइज कर सकता है। और ये इसका सिम्टम कितने एज में देखने को मिलता है? तो ये 12 से 23 साल के बीच में इसका सिम्टम, विल्सन डिजीज का सिम्टम देखने को मिलता है। उसी तरीके से थायरोसेलेमिया एक डिजीज है जिसका लक्षण क्या होता है कि अभी देखिए, थायरोसिनेमिया में क्या होता है कि जो भी अपने बॉडी में जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं, इनके ब्रेकडाउन में प्रॉब्लम इन ब्रेकडाउन होता है। प्रॉब्लम इन ब्रेकडाउन ऑफ अमाइनो एसिड। तो अगर अमाइनो एसिड का ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा तो ऐसे में जो भी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स है बॉडी के लिए, जो प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट है वो बॉडी को नहीं मिल पाता है, और ये डिफरेंट ऑर्गन्स को क्या करते हैं? हैम्पर करते हैं, उन्हें उनके वर्किंग को ये खराब करते हैं। इसी तरीके से ड्राइवेट सिंड्रोम क्या है? एक इपिलेप्सी जैसा एक सिचुएशन है जो कि किस में फाउंड होता है? बच्चों में फाउंड होता है। और चौथा क्या है? गॉसर डिजीज। इसमें क्या होता है कि फैटी सब्सटेंस मतलब फैट जमा हो जाता है कहाँ? लीवर, किडनी और अदर ऑर्गन्स पे, जिसके कारण ये
सही से फंक्शन नहीं कर पाते हैं। तो ये 4 ऐसे डिजीज़ है जिसके लिए जेनेरिक मेडिसिन अभी अवेलेबल करवाया गया है। और टोटल रेयर डिजीज़ कितने हैं इंडिया के अंदर? 18 डिजीज़ हैं। ये रेयर डिजीज़ जो होते हैं कैसे होते हैं? जेनेटिक होते हैं। तो ये सब कुछ फैक्ट है जो हम लोगों को याद रखना है एग्ज़ाम के लिए। अगला न्यूज़ है कि राष्ट्रव्यापी अभियान प्रोजेक्ट विद्यासागर लॉन्च्ड। अभी देखिए प्रोजेक्ट विद्यासागर लॉन्च किया गया किसके द्वारा? परख परख ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि एनसीईआरटी का एक सब्सिडियरी ब्रांच है, जिसके द्वारा अभी प्रोजेक्ट विद्यासागर लॉन्च किया गया। और ये किसके हेल्प से लॉन्च किया गया? परख प्लस विद्यांजलि कार्यक्रम को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, प्रोजेक्ट विद्यासागर। प्रोजेक्ट विद्यासागर कहाँ लॉन्च किया गया? ये पटना में, श्रीनगर में, इसके साथ साथ इंडिया के और भी अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रोजेक्ट विद्यासागर को लॉन्च किया गया। अभी देखिए प्रोजेक्ट विद्यासागर किसका एमालगेशन है? विद्यांजलि स्कीम और परख का एक एमालगेशन है। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले कि विद्यांजलि स्कीम क्या था। तो देखिए विद्यांजलि स्कीम में क्या था कि इसमें वॉलेंटियर करते थे लोग, वॉलेंटियर करने का एक स्कीम था। तो वॉलेंटियर किस चीज के लिए करते थे? टू टीच स्टूडेंट्स इन स्कूल्स। अब देखिए ये क्या था? एक सोशल वॉलेंटियर स्कीम था जिसमें जो भी रिटायर्ड आईपीएस आईएएस या ऐसे जो भी सोशल वर्कर जो कि काम करना चाहते हैं स्कूल एजुकेशन पे और बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं, वो खुद को वॉलेंटियर करते थे और एक शिक्षा की सुविधा प्रोवाइड करवाते थे किसको? स्कूल में स्टूडेंट्स को। तो ये था विद्यांजलि प्रोग्राम। इसके साथ परख स्कीम एक नया सब्सिडियरी बनाया गया किसके द्वारा? एनसीईआरटी का। क्यों बनाया गया? ये बनाया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने के लिए। अभी देखिए पहले क्या होता था कि मान लीजिए कि जो इवैल्यूएशन सिस्टम था, तो उसमें अगर कोई बच्चा सीबीएसई बोर्ड से है, कोई आईसीएसई बोर्ड से है, कोई अपने स्टेट बोर्ड से है, तो इनके मार्क्स इवैल्यूएशन में काफ़ी फ़र्क आ जाता था। अमूमन देखने को क्या मिलता था कि जो भी स्टेट के बच्चे हैं, स्टेट बोर्ड से जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, उनका मार्क्स का इवैल्यूएशन जो होता था, वो काफ़ी लो ग्रेड का होता था। ऐसे में सीबीएसई बोर्ड के बच्चों का मार्क्स ज़्यादा आता था, जिसके कारण एक डिस्पैरिटी था, काफ़ी डिफरेंस आ जाता था। कहाँ? एडमिशन में। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसी चीज को इवेल्युएट करने के लिए, चेंज करने के लिए एक नया परख सब्सिडियरी ब्रांच बनाया गया, जो कि देखता था कि इवेल्युएशन सही से हो रहा है कि नहीं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी सही से लागू हो पा रहा है कि नहीं। तो ये था परख स्कीम के बारे में। अभी देखिए जैसे कि परख स्कीम का फुल फॉर्म हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये था परख का फुल फॉर्म। अच्छा, इसके साथ साथ परख क्या काम करती थी? ये इसका काम है इंप्रूव द होल इवैल्यूएशन सिस्टम, जो मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा ले एम्फेसिस ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ रिसीविंग टॉप नॉच इंडस्ट्री स्पेसिफिक एजुकेशन, मतलब कि जो जो वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जा रहा है अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, वोकेशनल ट्रेनिंग जो दिया जा रहा है बच्चों को क्लास 6 to 12 तक वालों को, तो ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, ये भी काम किसका है? परख का काम है। इसके साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज वर्ल्ड वाइज स्टूडेंट को प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करवाना, ये भी काम है किसका? परख का। चलिए अगला न्यूज देखते हैं कि देश में सर्वाधिक प्रदूषित शहर हुआ बेगूसराय। अभी देखिए जैसे ही ये विंटर सीजन आता है तो क्या होता है कि जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो काफ़ी बढ़ जाता है। मतलब कि जो एयर का क्वालिटी है वो काफ़ी डिग्रेड कर जाता है ठंडी के मौसम में। तो अभी क्या हुआ कि देश में एक सर्वे हुआ जिसमें पाया गया कि जो बेगूसराय है, इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो इंडिया में टॉप पे है। मतलब कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है किसका? बेगूसराय, जो बिहार में है। इसका AQI कितना है? AQI कितना है इसका? 439। अभी देखिए दिल्ली भी बहुत ज्यादा प्रदूषित शहर है, लेकिन दिल्ली का अभी AQI कितना है? दिल्ली का 422 और बेगूसराय का कितना है? 439। तो हम लोग एक लिस्ट जारी हुआ है जिसको हम लोग देखते हैं, जिसपे बिहार के जो सबसे प्रदूषित शहर है उसके बारे में बताया गया है। तो बिहार और इंडिया का दोनों का कंबाइंड देखिए, बिहार प्लस इंडिया का
कंबाइंड प्रदूषित शहर, सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है? बेगूसराय। उसके बाद में अब ये जो है ये सिर्फ बिहार का डाटा है, कटिहार, फिर आरा, सिवान, छपरा, ये हम लोग देख सकते हैं। और अगर देश में हम लोग बात करें कि जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है, तो सबसे फर्स्ट में आएगा कौन सा? बेगूसराय। बेगूसराय एक पे, उसके बाद में दो पे कौन सा आ जाएगा? मेरठ, फिर तीन पे दिल्ली, ऐसे करके ये प्रदूषित शहर का। तो देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? बेगूसराय। ये हमें याद रखना है। और इसका AQI कितना है इससे मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे बता दे रहा हूँ कि AQI कितना है? 439। अगला न्यूज है कि यूनेस्को की सूची में शामिल होगा छठ पर्व, बढ़ेगा प्रदेश का मान। अभी देखिए, जो छठ पर्व है वो हम लोग जानते हैं कहाँ मनाया जाता है? बिहार प्लस यूपी वाले रीजन में ज़्यादातर मनाया जाता है, मतलब यूपी और बिहार का ये मेन फेस्टिवल है। लेकिन अभी क्या हुआ कि छठ पर्व को कहाँ ग्लोबली मनाया जाता है? जैसे कि एक तो इंडिया के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में छठ मनाया जाता है, साथ ही साथ ग्लोबली जैसे अमेरिका, कनाडा और मॉरिशस, ऐसे जहाँ भी बिहार और यूपी ओरिजिन के लोग हैं वहाँ छठ को मनाया जाता है। तो अभी क्या हुआ कि संगीत और नाटक एकेडमी ने पत्र लिखकर बताया कि छठ को यूनेस्को यूनेस्को हेरिटेज सूची में, कल्चरल, कौन सा हेरिटेज? कल्चरल, कल्चरल हेरिटेज की सूची में शामिल किया जाएगा। इससे पहले ये अभी प्रपोज्ड है, मिल सकता है, लेकिन इससे पहले बिहार के जैसे कि महाबोधि मंदिर और नालंदा बिहार को यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में इससे पहले शामिल किया जा चुका है। तो हेरिटेज साइट ऑफ बिहार क्या क्या हो गया यूनेस्को का? ये हो गया महाबोधि मंदिर एंड नालंदा बिहार, ये दो है। देखिए बिहार, एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन भी पूछ चुका है ये बीपीएससी ने कि कौन कौन से हेरिटेज साइट है बिहार के, तो उसका आंसर था महाबोधि मंदिर और नालंदा बिहार, दोनों ऑप्शन, तो इनमें से अनेक जिसका आंसर था। अभी देखिए इंडिया में टोटल हेरिटेज साइट्स कितने हैं? तो ये है 40। और हेरिटेज कल्चर कितने हैं? कल्चर कितने हैं? तो ये है 14। तो अगर ऐसे में छठ को हेरिटेज कल्चर का में अगर लिस्ट में शामिल किया जाता है तो ये कौन सा नंबर का होगा? 15वें नंबर का होगा। चलिए अगला न्यूज देखते हैं कि किम जोंग उंग सेलिब्रेट्स नॉर्थ कोरिया न्यू स्पेस पावर एरा। अभी देखिए कि साउथ नॉर्थ कोरिया नॉर्थ कोरिया ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम है मैलीग्योंग मैलीग्योंग 1। ये कौन सा सैटेलाइट है? ये सैटेलाइट है स्पाई सैटेलाइट। ये है स्पाई सैटेलाइट, मतलब ये अपने पड़ोसी कंट्रीज पर नजर रखने के लिए, स्पाई करने के लिए पड़ोसी देशों पर साउथ नॉर्थ कोरिया ने मिलियोंग 1 सैटेलाइट को लॉन्च किया। ये कौन से अटेम्प्ट में लॉन्च हुआ है? ये थर्ड अटेम्प्ट था इनका जिसमें इन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च किया। और इसी लॉन्च के मौके पे किम जोंग जो कि वहाँ के तानाशाह हैं, वो उन्होंने अभी सेलिब्रेट किया न्यू स्पेस एरा को। कहाँ के न्यू स्पेस एरा को? नॉर्थ कोरिया के स्पेस एरा को। अभी देखिए यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ऊपर तो क्या है? नॉर्थ कोरिया, नीचे क्या है? साउथ कोरिया, और ये बगल में है जापान। तो इस स्पाइस सैटेलाइट के लॉन्च होने से, सक्सेसफुली लॉन्च होने से, साउथ कोरिया, उसके अलावा जापान, चाइना और रसिया, और इसके साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स जैसे जो इनके पड़ोसी राज्य हैं, इनके लिए परेशानी खड़ा कर सकता है। तो हमें इसमें क्या याद रखना है कि सबसे पहले मिलियोंग किसका सैटेलाइट है? तो ये सैटेलाइट है किसका? नॉर्थ कोरिया का, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। और ये कैस किस टाइप का सैटेलाइट है? तो ये है स्पाइस सैटेलाइट ऑफ नॉर्थ कोरिया। हम लोगों को बस इतना याद रखना है। अगला न्यूज है कि क्लोजली मॉनिटरिंग आउटब्रेक ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा इन केसेज गवर्नमेंट। देखिए अभी क्या हुआ कि चाइना एक नया वायरस है जो कि काफी नुकसान पहुंचा रहा है। तो इस वायरस का नाम क्या है? इसका नाम दिया गया है एवियन इन्फ्लुएंजा। ये चाइना में काफी तेजी से फैल रहा है, जो कि किसको अफेक्ट करता है? जो भी चिल्ड्रेन है, जो चाइल्ड है, उनको ये काफी तेजी से अपने चपेट में ले रहा है। इस पर WHO ने भी बोला है कि चाइना से इसके बारे में रिपोर्ट मांगा है कि ये किस टाइप का वायरस है
और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो देखिए हम लोग जानते हैं इस वायरस के बारे में। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि चाइना ने इस वायरस का नाम क्या रखा है, H9N2 वायरस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी इसको जाना जाता है, एवियन इन्फ्लुएंजा। अब देखिए ये एवियन का मतलब क्या है, बर्ड फ्लू। तो ये एक टाइप का बर्ड फ्लू है जिस इसी को एवियन इन्फ्लुएंजा बोलते हैं। और एप्स मतलब क्या होता है, एप्स मतलब ऑलरेडी बर्ड्स होते हैं, तो ये किनके द्वारा फैल सकता है, ये बर्ड्स के द्वारा फैलता है, या पहले बर्ड्स में होता है। लेकिन अभी ये इतना न्यूज में इसलिए है कि पहले तो ये बर्ड्स में हुआ, पोल्ट्री फॉर्म्स में हुआ, और अब क्या हो रहा है, ये ट्रांसमिशन इसका क्या हो रहा है, किसमें, ह्यूमंस में। इसका ट्रांसमिशन किसमें हो रहा है, ह्यूमंस में। तो ये वायरस अभी क्या है कि जो भी चाइल्ड्स है उनको काफी नुकसान पहुंचा रहा है। ये क्या करता है, ये वायरस H9N2 वायरस, ये किसको अफेक्ट करता है, ये लंग्स को इफेक्ट करता है, लंग्स ऑफ चिल्ड्रन को, फिलहाल अभी चिल्ड्रन, लंग्स ऑफ चिल्ड्रन को अफेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एवियन इन्फ्लुएंजा होता क्या है। देखिए एवियन इन्फ्लुएंजा इज हाईली कंटाजियस वायरल इन्फेक्टेड एंड प्राइमरली अफेक्टेड बर्ड्स, पार्टिकुलरली वाइल्ड बर्ड्स एंड डोमेस्टिक पोल्ट्री। अभी देखिए कि ये क्या होता है, ये बर्ड्स में पाया जाता है, इन बर्ड्स ये कंटाजियस है, मतलब ये फैल सकता है। इसके साथ साथ और सबसे पहले एवियन इन्फ्लुएंजा को कब डिटेक्ट किया गया था, ये डिटेक्ट किया था 1996 में, कहा, साउथ चाइना में ही इसे डिटेक्ट किया गया था। और इसका नाम क्या रखा गया, H5N1 वायरस, जो कि एवियन इन्फ्लुएंजा का एक टाइप था, जो पहली बार डिटेक्ट हुआ था कब, 1996 में, साउथ चाइना में। अभी हम लोग देख सकते हैं जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि H9N2। अभी देखिए एक सिंपल क्वेश्चन बनता है कि यहाँ H क्या है, N क्या है। तो H और N ये दो टाइप के क्या है, प्रोटीन है। देखिए ये H प्रोटीन और N प्रोटीन से बना हुआ एक वायरस है। देखिए N प्रोटीन से बना हुआ वायरस है, इसीलिए इसे H और N वायरस कहते हैं। साथ साथ इसके कैटेगरी को, मतलब कि इसके टाइप को अलग अलग करने के लिए इसको अलग अलग H1 H2 या फिर N1 N2 जैसे नाम दिए जाते हैं। तो इसमें H9 और N2 में H और N टाइप ऑफ प्रोटीन को बताते हैं, जो कि हमें याद रखना है। अभी देखिए इन्फ्लुएंजा जो अभी फैला हुआ है H9N2 इन्फ्लुएंजा, ये किस टाइप का इन्फ्लुएंजा है, ये टाइप, ये ए इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा है। अभी देखिए ये इसका मतलब टाइप ए बोल रहा है, तो ये इन्फ्लुएंजा कितने टाइप के हैं, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो देखिए ये इन्फ्लुएंजा कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, टाइप ए इन्फ्लुएंजा, टाइप बी इन्फ्लुएंजा और टाइप सी, सॉरी ये इन्फ्लुएंजा चार टाइप के होते हैं, टाइप डी इन्फ्लुएंजा। तो टाइप ए इन्फ्लुएंजा जो होता है वो किसमें फैलता है, देखिए टाइप ए इन्फ्लुएंजा किसमें, एवियंस के थ्रू ह्यूमन में भी फैल सकते हैं। उसी तरीके से टाइप बी इन्फ्लुएंजा है वो स्वाइन में फैलते हैं। तो चूंकि ये एव से मतलब बर्ड से ह्यूमन में फैल सकते हैं, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, टाइप ए इन्फ्लुएंजा। तो देखिए अभी हम लोगों को टोटल क्या याद रखना है, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अभी आउटब्रेक हुआ है जिसका नाम एवियन इन्फ्लुएंजा है, इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है H9N2 इन्फ्लुएंजा। इसमें एच किसको, एच और एन किसको बताते हैं, तो एच और एन टाइप्स ऑफ प्रोटीन को बताते हैं। ये किसको अफेक्ट करता है, तो ये लंग्स को अफेक्ट करता है। और ये क्या किसे ह्यूमन में फैल सकता है, तो ये ह्यूमन में फैल सकता है किसके थ्रू, एप्स के थ्रू, मतलब बर्ड्स के थ्रू ये ह्यूमन में भी फैल सकता है। नेक्स्ट न्यूज है कि इंडिया ईयू साइन पैक्ट टू बिल्ड सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन। देखिए अभी सेमीकंडक्टर जो है, सेमीकंडक्टर ये काफी न्यूज में है। तो सेमीकंडक्टर का यूज क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज है, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज डिवाइसेज है जो अपने, इनको बनाने के लिए सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। और सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए किस एलिमेंट का जरूरत होता है, तो रेयर अर्थ मेटल्स का जरूरत होता है। रेयर अर्थ मेटल्स को यूज करके क्या बनता है, सेमीकंडक्टर बनता है। तो इंडिया के पास जो रेयर अर्थ मटेरियल है, इसकी एबिलिटी
कम है। सबसे ज़्यादा किसके पास है? चाइना के पास में रेयर अर्थ मेटल की पॉसिबिलिटी, मतलब स्टोरेज उसके पास बहुत ही ज़्यादा है। किसके पास? चाइना के पास। और इंडिया के पास में थोड़ा सा कम है। तो ऐसे में क्या है कि इंडिया, अमेरिका और फिलहाल अभी यूरोपियन यूनियन ऐसे कंट्रीज के हेल्प से चाहता है इंडिया को बनाए क्या? सेमीकंडक्टर हब। सेमीकंडक्टर हब बनाना चाहता है। अब सेमीकंडक्टर हब बनाने से क्या फायदा होगा कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट गैजेट है इंडिया में, या डिवाइसेज हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, उनका जो कॉस्ट होगा, जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगा, वो हो जाएगा कम। इसके साथ साथ क्या मिलेगा भारत के लोगों को? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो इसलिए अभी इंडिया ने क्या किया है कि यूरोपियन यूनियन के साथ एक पैक्ट साइन किया है, जिसमें बात किया गया है कि और यू मिलकर इंडिया और यूरोपियन यूनियन मिलकर जो भी सेमीकंडक्टर में जो भी रिसर्च होंगे उसको साझा करेंगे। साथ साथ इसके इनोवेशन डेवलपमेंट अलावा पे एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। इससे पहले इंडिया किसके साथ पैक्ट साइन किया था सेमीकंडक्टर के लिए? तो वो था यूएसए के लिए। तो यूरोपियन यूनियन सेकेंड ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ इंडिया ने अभी पैक्ट साइन किया है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसके साथ साथ इस वीडियो को आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम लोग भी और भी वीडियो नया नया ला सके आपके लिए। और अगर इस वीडियो में जो भी डाटा है, जो भी इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए। हमारा टेलीग्राम लिंक है। आप अगर टेलीग्राम पे बीपीएससी क्वेस्ट सर्च करते हैं तो हमारे चैनल के लोगों के साथ आपको हमारा टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। यहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला न्यूज देखते हैं कि एमजी नरेगा ऑडिट क्रॉसेज 50% लोकल बॉडीज इन जस्ट 6 स्टेट्स। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, दो क्वेश्चन है यहाँ, दो क्वेश्चन है कि एमजी नरेगा क्या है, और दूसरा क्वेश्चन है कि इसका ऑडिट कौन करता है और ऑडिटिंग इसका क्यों करवाते हैं। ऑडिट ऑफ एमजी एमजी नरेगा। तो देखिए, एमजी नरेगा जो स्कीम है, इसका पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। इस स्कीम को कब चालू किया गया था? एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। कब चालू किया गया था? ये चालू किया गया था 2005 में। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो भी रूरल एरियाज में जो भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं, तो जो भी 18 प्लस है, मतलब जो भी एडल्ट हैं, उनको 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल करवाना था, ताकि उनका जीवन निर्वाहन अच्छे से हो सके। इसके लिए एमजी नरेगा स्कीम को कब स्टार्ट किया गया? 2005 में स्टार्ट किया गया, और 2005 से अभी तक ये स्कीम लगातार चलता आ रहा है। तो इस स्कीम में मान लीजिए कि ये गवर्नमेंट का स्कीम है, तो इसमें अगर किसी भी तरीके का अगर करप्शन होता है, तो इन चीज़ों पर नज़र रखने के लिए और इसके सही क्रियान्वयन के लिए क्या किया गया? स्टार्ट किया गया इसका ऑडिटिंग। ये स्टार्ट किया गया कब? 2016 से इसका ऑडिटिंग स्टार्ट किया गया। तो ऑडिटिंग कौन करता है एमजी नरेगा का? ये करता है कैग। ये कैग के अंदर में ही आता है। इसके साथ साथ लोकल लेवल पर लोकल लेवल बॉडीज करती है, मतलब कैग और लोकल लेवल बॉडी मिलकर एमजी नरेगा स्कीम का ऑडिटिंग करती है। ये ऑडिटिंग करप्शन को चेक करने के लिए, या फिर ये स्कीम किस तरीके से चल रहा है, इन सब चीज़ों को साथ ही साथ जो इनमें रोजगार दिया जा रहा है वो सही लोगों को रोजगार मिल पा रहा है कि नहीं, इनमें जैसे कि मशीन का यूज नहीं करना होता है, जैसे कि इस योजना के अंदर मशीन का यूज नहीं किया जाता है। तो मान लीजिए कि कोई अगर मशीन का यूज कर रहा हो और अदर टाइप का करप्शन कर रहा हो, उन चीज़ों को रोकने के लिए इसका ऑडिटिंग किया जाता है। किसके द्वारा? कैग के द्वारा और लोकल बॉडीज के द्वारा। तो देखिए, जो भी एमजी नरेगा स्कीम का जो भी बजट होता है उसका 0.5% एलोकेट किया जाता है। किस चीज के लिए? ऑडिटिंग के लिए, फॉर ऑडिटिंग पर्पस। ऑडिटिंग के लिए कितना परसेंट बजट? तो 0.5% बजट एलोकेट किया जाता है। इस बजट से क्या करता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होता है, हर स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है? एक लोकल बॉडी का फॉर्मेशन करता है, जो ऑडिटिंग करता है। किसका? एमजी नरेगा स्कीम का ऑडिटिंग करता है। तो अभी फिलहाल क्या हुआ कि ये ऑडिटिंग करवाया गया पूरे इंडिया में।
देखिए यहाँ इंडिया के जो भी 34 स्टेट प्लस यूटी मिलाकर जो भी 34 है राज्य और यूटी, उसमें क्या करवाया गया, ऑडिटिंग करवाया गया। इसमें जो केरल है अपना, केरल में 100% ऑडिटिंग हुआ। लेकिन इसके अलावा जो भी अलग राज्य हैं, सिर्फ इकलौता एक राज्य है जिसमें 100% ऑडिटिंग हो गया है। इसके अलावा ज्यादातर ऐसे राज्य हैं जिसमें 50% से भी कम ऑडिटिंग हुआ है, ऑडिटिंग हो पाया। अभी देखिए जैसे कि बिहार, यूपी, ऐसे दो राज्य हैं जिसमें ऑडिटिंग का लेवल 60% के आसपास रहा। और तेलंगाना हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, ये ऐसे राज्य हैं जिसमें ऑडिटिंग जो हुआ वो 40% के आसपास या उससे भी कम ऑडिटिंग हुआ। तो इस ऑडिटिंग नहीं होने से क्या होगा कि अगर कोई भी स्टेट ऑडिट अगर नहीं करवा पाती है, तो ऐसे में जो भी सेंटर से फंड रिलीज होते हैं, सेंटर फंड जो रिलीज होते हैं किसके लिए, एमजी नरेगा स्कीम के लिए, वो एलोकेट नहीं किया जाता है कि जब तक ये ऑडिटिंग कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो इस ऑडिटिंग में इसी बारे में बताया गया है। तो इसमें हम लोग को याद क्या रखना है कि ये ऑडिटिंग एमजी नरेगा का ऑडिटिंग कौन करवाता है, तो कैट प्लस लोकल बॉडीज, स्टेट जो बनाती है लोकल बॉडीज फॉर्मेशन करती है। इसमें बजट क्या होता है ऑडिटिंग का, तो 0.5% ऑफ बजट ऑफ एन स्कीम। इसके साथ साथ इस ऑडिटिंग में जो टॉप राज्य है वो कौन सा है, केरल, जिसने 100% पंचायत में ऑडिटिंग, अपने पंचायतों में ऑडिट करवाया है। और बाकी जितने भी राज्य हैं वो काफी कम है। बिहार में एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करें तो ये ऑडिटिंग बिहार में 64.4% पंचायत में ये ऑडिटिंग करवाया जा चुका है। अब देखिए अगला न्यूज है कि आंध्र प्रदेश कास्ट सेंसस टू बी बिगिन ऑन दिसंबर 9 सेज मिनिस्टर। अभी क्या हुआ कि बिहार में कास्ट सेंसस हुआ, कास्ट सेंसस हुआ। तो ये कास्ट सेंसस अपने तरीके का आजादी के बाद फर्स्ट टाइम हुआ है, फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस। अच्छा, इस कास्ट सेंसस का जो भी फायदा है इसको देखते हुए, जैसे कि क्या क्या फायदा हो सकता है। इसका फायदा ये हो सकता है कि जो भी वेलफेयर स्कीम्स है, जो भी वेलफेयर स्कीम्स है उसको लागू करने में आसानी होगा। इसके साथ साथ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन सिस्टम हम लोग कर सकते हैं। मतलब कि मान लीजिए कि पहले क्या हुआ कि शुरू में जो रिजर्वेशन सिस्टम आया था उसमें अभी कितना बदलाव आ चुका है। जैसे बहुत से ऐसे कास्ट हैं जिनको अपर कास्ट में रखा गया है, फिर भी उनकी इकोनॉमिक स्थिति सही नहीं है या उनका एजुकेशन सही नहीं है, तो उनको फिर से हम लोग वापस लाया जा सकता है, किसमें, लोअर कास्ट में उनको लाया जा सकता है। मतलब कि उनको इसकी उनको फायदा दिया जा सकता है वेलफेयर फंड्स का। तो इसी इन्हीं सब कुछ फायदों को देखते हुए अभी आंध्र प्रदेश ने अपने स्टेट में भी कास्ट सेंसस को लागू करने का, मतलब कि कास्ट सेंसस को अपडेट करने का अनाउंसमेंट किया है। तो अभी हम लोग क्या याद रखना है कि कास्ट सेंसस अब बिहार के बाद कहाँ होने वाला है, तो वो होने वाला है आंध्र प्रदेश में। न्यूज है कि अफगानिस्तान एम्बेसी इन दिल्ली शट डाउन। अभी क्या हुआ कि अफगानिस्तान का जो एम्बेसी था इंडिया के अंदर उसको बंद कर दिया गया। कब से, 23 नवंबर से इसको बंद कर दिया गया। देखिए लगभग सितंबर से एम्बेसी का काम, अब जो भी अफगानिस्तान का एम्बेसी था इंडिया में उस पर उसको बंद करने की बात चल रही थी। ये दबाव बनाया जा रहा था कहाँ, इंडियन गवर्नमेंट प्लस जो भी तालिबान का अभी रूल है कहाँ, अफगानिस्तान में तालिबानी जो भी रूलर है, तो वो लोग क्या बोल कर रहे थे कि दबाव बना रहे थे इस एम्बेसी को बंद करने के लिए। तो फाइनली ये एम्बेसी 23 नवंबर से बंद कर दिया गया। तो ऐसे में हम लोग को क्या देखना है कि सबसे पहले हम लोग को जानना है कि एम्बेसी होता क्या है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग कि एम्बेसी इज अ ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हेडेड बाय एन एम्बेसडर हु रिप्रेजेंट देयर गवर्नमेंट इन फॉरेन कंट्री। अभी देखिए क्या होता है कि फॉरेन कंट्री, देखिए मान लीजिए कि एक देश, अभी इंडिया तालिबान के ही हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ये है अपना इंडिया और ये है मान लीजिए कि अफगानिस्तान, अफगान गवर्नमेंट है। तो इन दोनों के बीच में अभी पता है हम लोगों को कि रिलेशन अच्छा है। तो रिलेशन अच्छा हो या बुरा हो, तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करना जरूरी होता है कि जो भी कम्युनिकेशन होंगे एक दूसरे तक बात पहुंचाने के लिए क्या होता है, इंडिया के कुछ ऑफिशियल अफगानिस्तान में डिप्लॉय होते हैं और अफगानिस्तान के या किसी अदर कंट्री के ऑफिशियल्स क्या होते हैं, इंडिया में डिप्लॉय होते हैं। तो इनके डिप्लॉय होने के लिए जो ऑफिस बनता है, एक ऑफिस के थ्रू वर्क करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एम्बेसी। तो एम्बेसी का मेन काम क्या है कि दो कंट्रीज के बीच कम्युनिकेशन को स्थापित करना बाई हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। इसके साथ साथ जो भी एम्बेसी में जो भी डिप्लोमेट्स हैं या ऑफिसर्स हैं वो देखते हैं कि अदर कंट्री में, फॉरेन कंट्री में जो भी इंडियन
एनआरआई हैं, जो भी एनआरआई हैं उनको उनके सेफ्टी और उनके सेफ्टी वगैरह को इंश्योर करते हैं। तो अभी क्या हुआ कि किसके एम्बेसी को बंद कर दिया गया? अफगानिस्तान के एम्बेसी को बंद कर दिया गया। और एम्बेसी किसके द्वारा लीड किया जाता है? तो एम्बेसडर के द्वारा लीड किया जाता है। तो अगला न्यूज है कि एल एंड टी फाइनेंस साइन फाइनेंसिंग पैक्ट विथ एडीबी फॉर $125 million टू सपोर्ट रूरल बोरोवर्स। अभी क्या हुआ, एल एंड टी फाइनेंस ने किसके साथ साइन किया पैक्ट? एडीबी के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक पैक्ट साइन किया है, जिसके थ्रू ये लोग $125 मिलियन का प्लस 125 टोटल $150 मिलियन, सॉरी $250 मिलियन फाइनेंस करेंगे किसके लिए? टू सपोर्ट रूरल बोरोवर्स। तो देखिए, ये लोन जो देंगे, जैसे कि एल एंड टी फाइनेंस क्या है? एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, फाइनेंशियल कंपनी। इसने किसके साथ अभी पैक्ट साइन किया? एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक पैक्ट साइन किया, जिसके थ्रू ये क्या करेगा, खुद $125 मिलियन खुद फाइनेंस करेगा, और इसके साथ $125 मिलियन एडीबी से लोन लेकर, मतलब एडीबी के थ्रू $125 मिलियन लेकर ये फाइनेंस करेगा। किस चीज के लिए? टू सपोर्ट जो भी रूरल क्षेत्र है उनमें जो भी लोन जिनको चाहिए उनको ये लोन फाइनेंस करेगा। अच्छा, ये जो लोन फाइनेंस करेगा एल एंड टी और एडीबी मिलकर, ये लोन किसके लिए होगा? ये लोन होगा एमएसएमई के लिए। इसके साथ साथ जो भी फार्मर्स होंगे उनके लिए, मतलब कि एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए, प्लस फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए, प्लस जो भी वुमेन्स बोरोवर है, या फिर जो भी जिनको भी टू व्हीलर खरीदना हो, व्हीलर्स खरीदना हो, उनको ये लोन फाइनेंस किया जाएगा। अभी देखिए, ये लोन फाइनेंस होगा, लेकिन इसका भी एक शर्त है, जैसे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट होगा वो 40% जो लोन गारंटी होगा, मतलब कि जो लोन दिया जाएगा वो वुमेन बोरोवर को दिया जाएगा। साथ ही साथ जो 7% लोन का हिस्सा है वो दिया जाएगा किसके लिए? एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए, फार्मर्स को, या टू व्हीलर जिनको भी खरीदना है, इसके लिए ये लोन दिया जाएगा। तो कितने का लोन फाइनेंस हुआ ये हमको याद रखना है। ये 125 और 125 मिलियन, मतलब $250 मिलियन का टोटल है जो लोन फाइनेंस करने वाले हैं, किसको? रूरल डेवलपमेंट के लिए। अगला न्यूज है यूएस इंटरसेप्टर ड्रोन्स लॉन्च्ड फ्रॉम यमेन। अभी क्या हुआ कि यमेन ने किस पर हमला कर दिया था? किस पर? मतलब कि देखिए, यमेन की तरफ से लगातार हमला किया जाता है, जैसे कि इजराइल इजराइल है, और उसके जो भी पड़ोसी राज्य जैसे सऊदीया है, इन पर हमला किया जाता है। तो ऐसे में एज अ बीइंग अ फ्रेंड, यूएस ये गवर्नमेंट है, ये अपना मिलिट्री सपोर्ट मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। किनको? ये इजराइल को या फिर सऊदी अरेबिया को, इन लोगों को अपना मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। यमेन अभी क्या हुआ, रिसेंटली मिसाइल लॉन्च किया, किसकी तरफ? तो इजराइल की तरफ और सऊदी अरेबिया की तरफ। इसको इंटरसेप्ट कर दिया गया, किसके द्वारा? यूएस इंटरसेप्टर ड्रोन के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंटरसेप्टर ड्रोन होता क्या है। इंटर देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक मिसाइल एक कंट्री से दूसरे कंट्री पर अगर कोई मिसाइल लॉन्च किया जाता है, तो इसको हवा में ही मार गिराने के लिए या तो एंटी मिसाइल लॉन्च किया जाता है, या फिर इंटरसेप्टर ड्रोन्स का यूज किया जाता है, जो क्या करते हैं, जो भी मिसाइल आ रहा हो टारगेट की तरफ, उसको हवा में ही मारकर गिरा देते हैं। तो यही इंटरसेप्टर ड्रोन का काम है। तो यमेन ने अभी किस पर हमला किया था? इजराइल और सऊदी अरेबिया पे हमला किया था, जिसको मारकर गिरा दिया गया किसके द्वारा? यूएस इंटरसेप्टर ड्रोन के द्वारा। तो देखिए, यमेन में क्या है,
कि यमन में एक ग्रुप है, मतलब कि ये जो मिसाइल से हमला किया गया, यह एक पर्टिकुलर आर्म्ड पॉलिटिकल ग्रुप के द्वारा किया गया। अभी देखिए, हम लोग को क्या करना है, इस ग्रुप का नाम याद रखना है। तो इस ग्रुप का नाम है हाउथी ग्रुप। ये ग्रुप का नाम है हाउथी ग्रुप। अभी देखिए, हाउथी ग्रुप क्या है, ये एक आर्म्ड पॉलिटिकल ग्रुप है। देखिए, ये स्टार्ट हुआ था एज अ रिलीजियस ग्रुप, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब करप्शन बढ़ा, कहाँ, यमन में, तो ये ग्रुप कन्वर्ट हो गया किस में, आर्म्ड पॉलिटिकल ग्रुप में। ये हाउथी ग्रुप कन्वर्ट हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि इस ग्रुप, जो हाउथी ग्रुप है, इसके फाउंडर कौन थे। तो उनका नाम था हुसैन अल हाउथी। तो हुसैन अल हाउथी ने 1990 में टू स्टॉप करप्शन इस ग्रुप का फाउंडेशन किया था, जिसका नाम था हाउथी ग्रुप। तो हमें क्या याद रखना है कि हाउथी ग्रुप किस कंट्री का आर्म्ड रिवेलियन ग्रुप है। तो ये है कहाँ का, यमन का। और इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, हुसैन अल हाउथी। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस न्यूज में जो हम लोगों को याद रखना है। अगला न्यूज है, अंटार्कटिका ओजोन होल एक्सपैंड मिड स्प्रिंग सिंस 2001। देखिए, अंटार्कटिका में ओजोन होल पाया गया था, जो कि 2001 के बाद से लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ये देखिए, ये है ओजोन होल, जो कि अंटार्कटिका वाले एरिया पे है। अब हम इस ऐसे में हम लोगों को सबसे पहले क्या समझना है कि ओजोन होल होता क्या है। ओजोन होल होता क्या है, देखिए, हम लोगों को पता है कि ओजोन लेयर कहाँ होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में। जैसे कि देखिए, ये अपना अर्थ हुआ, ये अर्थ हुआ, ये अर्थ के ऊपर जो पहला लेयर है वो क्या होता है, ट्रोपोस्फीयर। दूसरा लेयर क्या होता है, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर ये होता है ट्रोपोस्फीयर। तो इस स्ट्रेटोस्फीयर में एक ओजोन का लेयर होता है, ओजोन का एक लेयर होता है। ये ओजोन का लेयर अगर 220 डेप्सॉन से 220 डेप्सॉन से अगर इसका कम हो जाए, मतलब इसका जो मोटाई है अगर 220 डेप्सॉन से कम हो जाए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, या ये 220 से कम होकर जीरो भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट अगर 220 से कम हो जाता है तो इसी को हम लोग साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, ओजोन होल बोलते हैं। अभी देखिए, अगर ओजोन होल हो जाता है, ओजोन का मेन क्या काम है, ये क्या करता है कि जो भी यूवी रेज आते हैं, उनके मैक्सिमम पोर्शन को क्या करता है, ये या तो रिफ्लेक्ट कर लेता है, नहीं तो एब्जॉर्ब कर लेता है। ये एब्जॉर्ब कर लेगा या रिफ्लेक्ट कर लेगा, जिससे क्या होता है, जो भी अर्थ पे जो भी लाइफ है, लाइफ ऑन अर्थ, ये क्या होता है, यूवी रेज से प्रोटेक्टेड रहता है। तो देखिए, अभी क्या हुआ कि ये ओजोन होल जो है, ये ओजोन होल कहाँ, अंटार्कटिका पे, ये ओजोन होल लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर ये होल बढ़ता चला जा रहा है तो क्या होगा कि यूवी रेज कहाँ एंटर कर रहा है, कहाँ, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, अर्थ पर आ रहा है, जिससे कैंसर और अगर अदर, जैसे कि अदर जो स्किन से संबंधित बीमारियां हैं, स्किन से संबंधित बीमारियां हैं, वो हो सकता है। तो इस होल को, मतलब कि ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये इस होल को कम करने के लिए एक कन्वेंशन हुआ, वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन कब, 1985 में। और इसके बाद एक और हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसका नाम दिया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कब ये हुआ, 1987 में। ये दोनों पे दोनों कन्वेंशन सिर्फ इसलिए हुए ताकि इसमें बात किया गया, प्रोटोकॉल्स बनाए गए किसको, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब देखिए, ओजोन लेयर को खतरा किस चीज से है, जैसे कि मान लीजिए कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसके अलावा फ्रियोन गैसेज है, और इसका फॉर्मूला क्या है, CCl2F2। और फ्लोरोकार्बन है, इसके बाद जो जेट इंजन से निकलने वाले स्मोक्स हैं, उनसे इसको बचाया जा सके, इस ओजोन लेयर को। ऐसे इसके लिए क्या किया गया, वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एक मीटिंग किया गया जिसमें इसको प्रोटेक्ट करने की बात की गई। तो देखिए, 1985 और 1987 के बाद में इस ओजोन लेयर में कुछ
परिवर्तन देखने को मिला था, पॉजिटिव परिवर्तन देखने को मिला था, मतलब ये थोड़ा सही हो रहा था। लेकिन 2001 के बाद से ये होल फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गया है, जिसके कारण अर्थ पे जो लाइफ है उसको काफी मतलब कि डेंजरस साबित हो सकता है, जो लाइफ है अर्थ पे उसके लिए। अगला न्यूज है कि फातिमा बीबी फर्स्ट वुमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट डेड। देखिए फातिमा बीबी ये थी सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट लेडी जज। इनका अभी निधन हो गया एज ऑफ 96। तो फातिमा बीवी, इस यहाँ तीन चार फैक्ट है जो हम लोग को याद रखना है कि फातिमा बीवी फर्स्ट वुमेन जज थी जो 1989 में सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी। इसके अलावा ये पहली ऐसी मुस्लिम जज थी जो केरला हाई कोर्ट की जज बनी थी 1983 में। इसके साथ साथ ये गवर्नर ऑफ तमिलनाडु स्टेट भी रह चुकी है। तो ये तीन फैक्ट है जो हम लोग को याद रखना है। अगला न्यूज है, इज इंडिया लैगिंग इन मीजल्स वैक्सीनेशन। देखिए अभी ये न्यूज इसलिए है क्योंकि इंडिया में अभी जो मीजल्स के लिए वैक्सीनेशन है, जिसको एमएमआर वैक्सीनेशन बोलते हैं, डबल एम आर वैक्सीनेशन, इसमें लगभग 21,000 ऐसे बच्चे हैं जिनको ये वैक्सीन नहीं मिल पाया। तो मिजेल्स से अभी मिजेल्स जो है ये एपिडेमिक की तरह है, मतलब कि इंडिया में 18% केसेस मिजेल्स के इंक्रीज हुए हैं और वर्ल्ड वाइज 43% केसेस इसके इंक्रीज हुए हैं। तो अभी WHO ने इंडिया, मतलब कि ये क्लेम किया है कि शायद इंडिया के पास जो वैक्सीन है मिजेल्स का उसमें कमी हो रही है और इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मिजेल्स होता क्या है, क्योंकि ये न्यूज में है तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो मीजल्स क्या होता है कि मीजल्स डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। तो सबसे पहले तो ये डिजीज जो है किसके थ्रू होता है, ये वायरस से होने वाला डिजीज है। इसके अलावा ये डिजीज कंटाजियस डिजीज है, मतलब ये स्प्रीड होता है। कैसे स्प्रीड होगा, तो बाई कॉफिंग एंड स्नीजिंग, छींकने से या खांसने से जो भी मीजल्स के पेशेंट हैं उनके द्वारा ये बीमारी फैल सकता है। और इसमें ये किसको अफेक्ट करता है, मीजल्स मेनली मेनली चिल्ड्रेंस को अफेक्ट करता है मीजल्स। अभी देखिए 2021 में क्या हुआ कि इसको एपिडेमिक क्यों बोला जाता है, ये हम लोग समझते हैं एपिडेमिक क्यों बोला जाता है। कि मीजल्स से 2021 में लगभग 1,28,000 वर्ल्ड वाइड चिल्ड्रंस का डेथ हो गया। 1,28,000 जो बहुत ही बड़ा डिजिट है, इतने चिल्ड्रंस का डेथ हो गया। और इंडिया में भी जगह जगह पे मिजल्स के जो पेशेंट मिलने स्टार्ट हो गए थे। तो इस बीमारी से बचने का एक उपाय है और काफी कारगर उपाय है कि इसके लिए अगर वैक्सीनेशन हम लोग करवा देते हैं तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। ये 97% इफेक्टिव है मिजल्स का वैक्सीन, जो कि इंडिया में अभी 21,000 ऐसे बच्चे हैं जिनको मिजल्स का वैक्सीन इस बार नहीं मिल पाया है। अच्छा देखिए, ये वैक्सीन जो है मिजल्स का जो वैक्सीन है इसका नाम है MMR वैक्सीन। मतलब ये तीन बीमारियों के लिए ये वैक्सीन दिया जाता है। तो इसका कौन कौन सा बीमारी है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये है, पहला जो बीमारी है वो है मीजल्स मीजल्स दूसरा है M4, तो M4 मीजल्स, M4 मॉम्स एंड R4 रूबेला। तो ये तीन बीमारी के लिए एक कंबाइंड वैक्सीन दिया जाता है। इस वैक्सीन को हम लोग क्या बोलते हैं, MMR वैक्सीन। ये कब दिया जाता है, ये जब बच्चा 9 मंथ का हो जाए, 15 मंथ का हो जाए और 4 से 6 साल के बीच का हो जाए। तो इसका टोटल 3 डोज इस वैक्सीन का दिया जाता है अलग अलग टाइम्स पे। इसको हम लोग कौन सा वैक्सीन बोलते हैं, MMR वैक्सीन बोलते हैं। तो हम लोग को ऐसे में क्या याद रखना है कि मिजेल्स है तो ये किससे फैलता है, ये मतलब किसके द्वारा ये होता है, तो ये होता है वायरस से। वायरस से होता है मिजेल्स। और ये क्या कंटाजियस है, तो ये कंटाजियस है।
और इसके साथ साथ इसका वैक्सीन का नाम क्या है, तो MMR वैक्सीन है, जो कि मीजल्स, मम्प्स और रूबेला के लिए दिया जाता है। कितने डोज में? 3 डोजेज ऑफ मीजल्स वैक्सीन। अगला न्यूज है, इंडिया अनाउंसेज फेज्ड इंट्रोडक्शन ऑफ बायोगैस ब्लेंडिंग। तो अभी बात कर चल रहा है किसके लिए, तो बायोगैस के ब्लेंडिंग के लिए बात चल रहा है। बायोगैस के ब्लेंडिंग किसके साथ ब्लेंड किया जाएगा इसको? CNG के साथ, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के साथ ब्लेंड करने का बात किया जा रहा है। तो CNG का यूज हम लोग मेनली कहाँ करते हैं? ऑटोमोबाइल्स में करते हैं। कहाँ करते हैं? ऑटोमोबाइल्स में। ऑटोमोबाइल्स में। तो देखिए, इसमें बायोगैस को अभी ब्लेंड किया जाने का बात कर रहा है, क्योंकि बायोगैस क्या है, हम लोग इजिली बना सकते हैं, इजिली इसको बनाया जा सकता है। इसलिए बायोगैस को CNG के साथ ब्लेंड किया जाए, ताकि जो कॉस्ट हो, जो कॉस्ट ऑफ CNG देखिए अभी काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो इस कॉस्ट को कम किया जा सके, टू मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ CNG। अभी देखिए, तो ये टारगेट रखा गया है कब तक के लिए, कि अप्रैल 2025 तक, मतलब 2025 तक बायोगैस को के 1% को ब्लेंड करना, और 2028 तक ये ब्लेंडिंग कितने परसेंट तक ले जाना है? 5% तक ब्लेंड करना है। देखिए, ये सिमिलर टू इथेनॉल ब्लेंडिंग है, जैसे कि पेट्रोलियम में इथेनॉल को भी ब्लेंड किया जा रहा है, उसी तरीके से नेचुरल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में किस चीज को ब्लेंड किया जाएगा? बायोगैस को। जैसे कि इथेनॉल को ब्लेंड किया जा रहा है किसमें? पेट्रोलियम में। उसी तरीके से अभी बायोगैस को ब्लेंड किया जा रहा है किसमें? CNG में। ये किसके लिए? ये ऑटोमोबाइल्स के यूज के लिए, ऑटोमोबाइल्स के यूज के लिए। साथ साथ जो, जैसे कि अपना एविएशन फ्यूल होते हैं, SAF जिसको बोलते हैं, SAF, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, इसको भी ब्लेंड करने का बात किया जा रहा है। तो 2027 से 1% का लक्ष्य रखा गया है, और 2028 तक SAF में ब्लेंडिंग का 2% का लक्ष्य रखा गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको याद रखना है, और ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। अगला न्यूज है, IAF फ्लाइज मोदी ऑन अ तेजस एयरक्राफ्ट ओवर बेंगलुरु फॉर 30 मिनट्स। अभी देखिए कि अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तेजस पे 30 मिनट का फ्लाइट लिया है। तो ये ऐसा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। देखिए, जो भी प्रेसिडेंट है इंडिया के, ये क्या होते हैं? सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द थ्री डिफेंस ऑफ इंडिया, मतलब एयरफोर्स, नेवी एंड मिलिट्री, ये सबके होते हैं। तो ये जितने भी अभी तक प्रेसिडेंट हुए हैं, उनमें से कई लोगों ने तेजस जैसे एयरक्राफ्ट का मतलब कि टूर लिया है। लेकिन जैसे कि ऐसा करने वाले, जैसे कि प्रतिभा देवी सी पाटिल थी अपनी, उसके अलावा कलाम साहब थे, APJ अब्दुल कलाम, और द्रौपदी मुर्मू ने भी अभी रिसेंटली एक एयरक्राफ्ट का टूर लिया था। लेकिन आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा नहीं किया था। प्राइम मिनिस्टर, नो प्राइम मिनिस्टर हैज डन सो। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट PM बन गए हैं, हु टुक टूर ऑफ तेजस। अभी देखिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा तेजस के बारे में जानते हैं कि तेजस एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसको किसने बनाया है? HAL ने बनाया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। इसके साथ साथ इसका डिजाइन किसने किया? इसको डिजाइंड बाय DRDO। तो ये 2 पॉइंट है जो हमको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था 24, 25 और 26 नवंबर का करंट अफेयर, जो कि देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं, जो भी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं, उनको ही हम लोग कलेक्ट करते हैं, जिसके आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा हो। इसके साथ साथ जिसमें हमें कुछ सीखने को मिले, जो सीखने की पॉसिबिलिटी जहां सबसे ज्यादा हो, डायमेंशन जहां ज्यादा है, उसी करंट अफेयर को हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो हम लोगों को नंबर पे नहीं जाना है कि कितना नंबर ऑफ करंट अफेयर कलेक्ट किया गया या पढ़े, हम लोगों को देखना है कि टोटल कितना चीज हम लोगों ने सीखा। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करें,
और वीडियो को शेयर जरूर करें। और इसका अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल पर, जो कि बीपीएससी क्वेस्ट के नाम से आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इस पर आए, इसको फॉलो करें और यहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लें।